सर्वदलीय बैठक हुई है। सरकार का मकसद यह था कि भाई विश्वास बनाया जाए, एक सहमति बनाया जाए, लेकिन आरोप आप पर सीधा यह लग रहा है कि आपका मकसद भी नहीं था उनको विश्वास में लेना। आपका मकसद यह था कि आप ऑपोजिशन को चिढ़ाए रखें और आपने इसी मकसद से उन बागी सांसदों को बुलाया जो कि मामला पेंडिंग अभी स्पीकर के पास है, उनको बुलाकर आपने ऑपोजिशन को एक्चुअली चिढ़ाने का काम किया आज। देखिए, ये अपनी अपनी सोच है राजीव जी। अगर हमें चिढ़ाने का ही मन होता तो ये लोग जब पहले वॉकआउट करके आज चले गए थे 15 मिनट के लिए, तो उसके बाद फिर वापस हम लोगों ने कैसे बुला लिया? संवाद अगर हम स्थापित नहीं करते तो क्या ये वापस आते? सवाल यहां पे ये है कि संसद सत्र के पहले एक स्वस्थ चर्चा हो, नियमों के तहत चर्चा हो, संसद के नियमावली के तहत चर्चा हो, या 10 जनपद के हिसाब से चर्चा हो और उनके पीछे पीछे बाकी लोग लाइन लगा लें कि जैसे 10 जनपद चाहेगा वैसे चर्चा हो। वैसे चर्चा नहीं हो सकती है। पिछले मानसून सत्र की मैं याद दिला देता हूं, 2025 की, एक दिन भी संसद नहीं चलने दिया है लोगों ने। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप अगर प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या आप जनता से न्याय कर रहे हैं? संसद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का। संसद की कही हुई हर बात रिकॉर्ड में रहती है, जो आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद कभी भी निकाली जा सकती है। आपको जो जो मुद्दे हैं आप प्रश्नकाल में आइए, बिल्कुल नियमों के तहत आइए, चर्चा कीजिए। सरकार हर चर्चा का जवाब देने को तैयार है, लेकिन पहले ही से अगर आप नकारात्मक बन के जाइएगा कि सरकार को हमको घेरना आ रहा है, अब घेरिए ना। सरकार तो है ही जवाब देने के लिए। सरकार का काम है जवाब देना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। लेकिन सवाल मीडिया में नहीं पूछना चाहिए ना। सवाल जंतर मंतर पे अपने सूझ को खड़ा करके नहीं पूछना चाहिए। सवाल पूछिए संसद में, आंखों में आंख डाल के, बिल्कुल सीधे सीधी, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। हम जवाब देंगे। अगर हम जवाब देके हम अपनी जिम्मेदारी से हटे, पूरे देश की जनता हमें देखेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबको जवाब देंगे। लेकिन आप भागिए मत और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। अगर इस लहजे में चला तो चल ली संसद फिर से। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आपके सवाल कितने तैयार है? सरकार तो कह रही है कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आज आपने वॉकआउट कर दिया। अब इस सांकेतिक वॉकआउट क्या होता है? या तो वॉकआउट करिए आप पूरा, या तो फिर आप बैठक में रहिए। इस सांकेतिक क्या होता है? गद्दारों को सर्वदलीय बैठक में बुलाकर अगर कोई आदमी सोचता है कि विपक्ष के साथ संवाद स्थापित कर रहा है या संसदीय परंपराओं का वो बढ़ा रहा है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच बात यह है, जिन गद्दारों के ऊपर अभी तक फैसला बाकी है, उन गद्दारों को आप सर्वदलीय बैठक में बुला करके जो आपने काम किया, उससे अब पता चल जाता है कि सरकार जो है संसद को चलाने के मन में नहीं है, बिल्कुल मन में नहीं। ये तो हम थे 15 मिनट में वापस, क्योंकि हमें संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, हमें संसदीय परंपराओं पर विश्वास है, हमें संसदीय परंपराओं पर आस्था के साथ साथ हम चाहते हैं कि देश की जनता इस चीज को देखे, इसलिए हमने सांकेतिक वॉकआउट भी किया और इसके साथ साथ ये भी बताया कि इस गद्दारों को बुलाना नियम सम्मत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पिछला संसद सत्र या इससे पहले 12 साल से लगातार पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी भी 75 साल के लोकतंत्र में नहीं हुआ, जब सत्ता संसद को स्थगित करे। राहुल गांधी के नाम पर सत्ता संसद को स्थगित करती है, कभी सोनिया जी के नाम पर संसद को स्थगित करती है। और यहां पर तो इतना गजब का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता साथी हैं हमारे अजय आलोक जी, कहें 10 जनपद के कहने पर इतना डर इनको 10 जनपद से लगता है। 10 जनपद से डरिए मत। 10 जनपद लोकतंत्र की और संविधान मानने वालों की एक जगह है। अब आप आइए, अगर आप सवालों के जवाब देना चाहते तो हमारे सवाल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है राजीव भाई। हम उन चढ़ावा चोरों को कतई माफ नहीं करेंगे जिनके तार पीएमओ तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि पीएमओ ने, प्रधानमंत्री ने और पीएमओ ने स्वयं 1 रुपया डाल करके ट्रस्ट बनाया था और इस ट्रस्ट ने चोरी की, लूट की, डकैती की और इतना बड़ा महापाप किया कि चढ़ावे की भी चोरी की इन्होंने, जमीनों की भी चोरी की इन्होंने, चारे की भी चोरी की। 84 करोड़ की महंगी जमीन खरीद करके इन्होंने गायों का चारा वहां पर लगवाया, चरी, और जिसमें क्या नाम, मंदिर में गौशाला तक नहीं है। वो चारा किसने चोरी कर लिया? इनके ये सवाल भी हम पूछेंगे। हम ये भी सवाल पूछेंगे कि क्या नाम, आपको विश्व गुरु को विश्वविद्यालय से दिक्कत क्यों है? क्यों जौहर विश्वविद्यालय को आप गिराना चाहते हैं? क्यों आप आजम खान से अगर आपको चिढ़ है तो वो 2500 बच्चों से चिढ़ क्यों है आपको? 40 के 38 ब्लॉक आप गिराना क्यों चाहते हैं? आप नालंदा की तरीके से, नालंदा को तो विदेशी आक्रांताओं ने गिराया था, आप देसी आतंकवादी और आक्रांताओं की तरीके से क्यों विश्वविद्यालय गिरा रहे?
हम नीट पर भी प्रश्न पूछेंगे कि क्यों 22 लाख बच्चों का भविष्य आप लोगों ने खराब करने की कोशिश की, क्यों आपके पास 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन आज तक आप उनको भर नहीं रही हैं, क्यों रेलवे के तमाम 5 लाख पद के आसपास आपने खत्म कर दिए, स्क्रैप कर दिया आपने, मिलावटी पेट्रोल आप क्यों बेच रहे हैं जिससे लोगों की, गिग वर्कर्स की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की जो पुरानी गाड़ियां हैं वो खत्म होती जा रही हैं, उनका माइलेज खत्म होता जा रहा है, उनका क्रैंक, उनका इंजन, उनका शाफ्ट सब खत्म हो जा रहा है। क्यों आप जो है ये जो आप जौहर यूनिवर्सिटी के बाद आप आ जाए सीबीएसई के बच्चों का क्यों आप उस पे लगे हुए हैं, और क्यों आप जो है वांगचुक के अनशन से आपने उसको जबरदस्ती उठाया जबकि वो लोकतांत्रिक तरीके से अनशन कर रहे हैं, क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ? सुरेंद्र जी, काफी लंबी सूची हो गई आपकी। मैं चाहता हूं अजय लोग जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। क्या आप खुद नहीं चाहेंगे कि आप इस बार संसद चले, आप विपक्ष के ही सहारे हैं कि इस बार हंगामा कर दें ताकि सोनम वांगचुक, नीट, राम मंदिर चंदा चोरी, E20 रुपए की गिरती वैल्यू, मतलब एक लंबी सूची है इस बार आपके सामने जिन पर आपको जवाब देने पड़ेंगे, नहीं तो? बिल्कुल, एकदम सारे प्रश्न पहले से स्पीकर महोदय के सामने डाल दीजिए, नियमावली की तरह आइए, एक एक चीज लेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुरेंद्र भाई, चारा चोर के साथ बैठ के मीट बनाते हैं आप, मटन खाते हैं आप, अब बोल रहे हैं कि हमने चारा चोरी कर लिया। रजिस्टर्ड सजा याफ्ता चारा चोर के साथ घूमते हैं आप, जब हमें सवाल हम पे पूछ रहे हैं तो ऐसे सवाल पे तो उठेगा ना। मंदिर चढ़ावा चोरी डायरेक्टली अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, एसआईटी अपनी जांच भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी, सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। जितने सर्टिफाइड चोर थे सब जेल की हवा खा चुके, बाकी बचे हुए कोई बचेगा नहीं, आप हम पे सवाल पूछ रहे हैं। 10 जनपद कब से लोकतंत्र का जननी हो गया भाई? हाई कमांड और लोकतंत्र की जननी हो गया। सोनम वांगचुक से अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमारे कोई संबंध नहीं है, श्रीमान राहुल गांधी जी कभी मिलने नहीं गए वहां पे जंतर मंतर में, बलि का बकरा बना के उनको बैठा दिया, पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक को उठा क्यों लिया? दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पे गए हैं भाई साहब, अस्पताल उनको ले जाया गया है, हमने नहीं उठाया। अब बोलिए कि हाईकोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए थी, करने देते हैं उनको अनशन। ऐसे बेवकूफाना सवाल आप पूछना बिल्कुल पूछिए, लेकिन नियम के तहत पूछिएगा, संसद में उसका भी जवाब मिलेगा। टीवी पे मैं दे रहा हूं, संसद में हमारे संसदीय कार्य मंत्री या कोई अन्य मंत्री देगा, लेकिन नियम के तहत, ये माई वे और हाईवे नहीं। इसलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि नियमों के तहत जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मैं लौटता हूं एक एक करती हूँ कि कई सारे मेहमान सबके पास एक एक करके चलते हैं। चलो 5 सेकंड में ही, लेकिन सुरेंद्र जी 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए मुझे सर। दे दिए 5 सेकंड। बिल्कुल। जाहिल लोग दूसरे को बेवकूफ कहने में, अपने आप को जाहिल कहलवाने में कहीं ना कहीं शायद शर्म नहीं महसूस करते, गर्व महसूस करते हैं। और चारा चोर जो हैं आज की डेट में अयोध्या में बैठे हैं। चंपत राय ने 84 करोड़ की जमीन खरीदी थी जिसमें गाय का चारा लगवाया और मंदिर में गौशाला नहीं है। तो चारा चोर तो भाजपा वाले हैं, चारा चोर भाजपा वाले हैं, चारा चोर संघ वाले हैं और चारा चोर विश्व हिंदू परिषद वाले हैं। ये थेथराई करने से काम नहीं चलेगा। अपने चारा चोरों को बचाओ मत। इन लोगों ने जो पाप किया है, 60,000 साल मल के कीड़े बनेंगे। 60,000 साल मल के कीड़े बनेंगे। 5 सेकंड लिया था आपने, 5 सेकंड से ज्यादा हो गया। ठीक है, दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं। आशुतोष वर्मा, मतलब अभी एक लंबी सूची विपक्ष की है, लेकिन आपकी मैं तैयारियों की बात करूं तो आपकी क्या तैयारियां हैं? आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को और ज्यादा चिढ़ाने के मकसद से ही यह सर्वदलीय बैठक में बागियों को बुलाया गया? धन्यवाद राजीव जी। राजीव जी, आपने अपने वक्तव्य में बात बहुत साफ कर दी कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और पहली बार नहीं, हम लोग देखते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चौतरफा घिरी हुई है और वो खुद चाहती है कि किसी प्रकार से संसद का मानसून सत्र ऐसे वैसे टाल दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की तैयारी मजबूत है और हम सरकार के एजेंडे से ज्यादा जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाने की तैयारी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और राम मंदिर चोरी पे अभी तक प्रधानमंत्री के मुंह सिए हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस देश के 140 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था की चोरी पे चू भी नहीं बोल पाए। उनको पता है कि एसआईटी के नाम पे एक चोर पुलिस का आपस में गेम खेल रहे हैं, खुद ही चोर बन के खुद ही पुलिस बन रहे हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के नाम लिखे हुए पत्र के पीछे मजबूती से खड़ी हुई है। तो हम सही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद भागना चाहती है और उसी की वजह से इन्होंने ये काम किया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि डीमिलिटेशन की बात करें,
और हम डीमिलिटेशन को डेमोक्रेसी का बुलडोजर हम तैयार कर देंगे, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होती ये डिलिमिटेशन का बिल इस देश में नहीं आ पाएगा। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। ठीक है। जहां तक बाकी चीजों की बात है, सोनम वांगचुक की बात है, समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिबद्धता दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुपचाप बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ में पीछे खड़े होके यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर तीर चला रहे थे। खुद दिवंगत नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने सदन में खड़े होकर बोला कि हम उनके साथ में खड़े हैं, और उस समय प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उस समय जब चीफ मिनिस्टर थे, खुद अन्ना हजारे के समर्थन में पत्र लिख चुके थे। तो आज सोनम वांगचुक कैसे दुश्मन बन गए? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन सब सवालों से भागना चाहती है और खुद सदन नहीं चलने देना चाहती है। इसके लिए इधर उधर के बागी सांसदों को करके बुला के एक अलग तरीके से बना रही है और हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है आशुतोष। मलूक नागर साहब, कि इस बार विपक्ष इतने सारे हैं ऑपोजिशन के कि वो ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि हंगामा ही हो, और हंगामा हो तो सारे के सारे विषय एक तरफ रह जाएंगे। राजीव जी, संसदीय परंपरा और संसद में प्रश्नों के पूछने का और फीड करने का तरीका 14 दिन पहले, क्योंकि मैं सांसद रहा हूं, ऑनलाइन फीड किए जाते हैं। तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां क्या बताएंगी कि क्या इनके कितने एमपीओ ने ऑनलाइन प्रश्न फीड करे हैं, जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि ये संसद चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दूसरा, अभी हमारे साथी आशुतोष जी ने कहा, वर्मा जी ने, कि ये किसी भी तरह चाहते हैं कि संसद चले। अगर ये संसद चलाना चाहते हैं तो कल सुबह 11:02 पे पता लग जाएगा, क्योंकि जब प्रश्नकाल शुरू होता है 11 बजे से 12 बजे तक, तो देश के किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के जो 14 दिन पहले प्रश्न आए होते हैं उन पर चर्चा होती है। अगर ये खड़ा होके हंगामा करेंगे तो इसका मतलब, मल्लुक नागर जी, ये मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऑपोजिशन को हंगामा करने में क्या फायदा है। मतलब उनको तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो अपने सवाल वहां से पूछेंगे, उनको क्या फायदा हंगामा करके या सदन को स्थगित करके, उनको क्या फायदा होगा? राजीव जी, आपने इतनी जोरदार बात पूछी है कि मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं। अगर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ती है, जब भी देखो, या चुनाव में किसी भी प्रदेश में देख लो, आपस में ही लड़ती है, एनडीए से लड़ ही नहीं पाती है। यहाँ टेलीविजन में आप पार्टी को लिया हो भी, और ओवैसी साहब की पार्टी को लिया हो, आपस में लड़ने लगेंगे। तो जब ये आपस में ही लड़ते हैं और एनडीए से लड़ने के लायक ही नहीं है, तो संसद में मेरे साथ जब मैं देखता था कांग्रेस की सीटें खाली पड़ी रहती थी, तो संसद की तैयारी नहीं करेंगे तो संसद में ये करेंगे क्या? हंगामा ही करेंगे, देश के लोगों के खिलाफ काम करेंगे, गरीब पिछड़े दलितों के खिलाफ काम करेंगे। जो किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को राहत मिलनी चाहिए संसद में, उस राहत को रोकेंगे। देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो कई करोड़ रुपए एक घंटे का जाता है, जो करीब 60 करोड़ के आसपास एक दिन का जाता है, और एक एमपी को 20 लाख के करीब लोग चुन के भेजते हैं, वे उनके 20 लाख लोग अधिकृत करते, जाओ हमारे बिहाफ पे देश की संसद में देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करो। तो ये उन 20 लाख लोगों के भी मानव अधिकारों का हनन, और जो एमपी काम करना चाहते हैं, एनडीए के सारे एमपी काम करना चाहते हैं, वो हम सब लोगों के मानव अधिकारों का हनन करते हैं। आप इन्हीं से देख लेना, कल 11:05 पता लग जाएगा। हंगामा करेंगे तो संसद नहीं चलने देना चाहते। ठीक है। आनंद दुबे जी, मतलब मलूक नागर जी कह रहे हैं कि आप लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस बार ऑपोजिशन एकजुट है? क्या आप लोग संगठित हैं? और क्या आपके तो अब बचे भी सिर्फ 3 ही हैं, तो क्या मतलब आप उन सिस्कियां कोई सुन रहा है ऑपोजिशन वाले आपकी? राजीव जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। जब हम चावल पकाते हैं तो चावल का एक दाना जब अपने हाथ में लेते हैं तो उससे महसूस होता है कि चावल कैसा पक रहा है। उसी प्रकार सरकार की इरादे क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी मर्जी और मनसा क्या है, ये पहले दिन पता चल जाता है। अब आप सोचिए कि मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। हमने, हमारे नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी लोकसभा अध्यक्ष जी को कि हमारे यहाँ से 6 लोग बागी होकर गए हैं,
हमारी बात बिना सुने हुए उनका उस पार्टी में विलय मत करिएगा जिसमें वो चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे नाम पर चुन के आए हैं, हमारे चुनाव चिन्ह पे चुन के आए हैं। लोकसभा स्पीकर ने हमें समय तक नहीं दिया और उनको विलीनीकरण का इजाजत दिया। उसी प्रकार टीएमसी ने कहा होगा कि हमारी भी बात सुनना, लेकिन एक नया दल इस देश को मिल गया, एनसीपीआई, जिसका नाम तक इस देश की 90% से ज्यादा आबादी को नहीं पता। खैर, हमें तो सबने मारा है, किस किस का नाम लूं हम, हमें सब किसी ने मारा। हमें चुनाव आयोग ने मारा, हमें गवर्नर साहब ने मारा, हमें सुप्रीम कोर्ट मार रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। 2022 का मामला था, 2026 आ गया। हो सकता है 100-200 साल बाद जरूर निर्णय आएगा, तब का तब देखेंगे। एक बात बताइए, मानसून सत्र हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, देश का करोड़ों रुपया खर्च होता है इस सत्र में। क्या विपक्ष को जीने का अधिकार नहीं है इस देश में? क्या सदन में विपक्ष को अपनी जगह बैठकर बात करने का अधिकार नहीं है? अरे अब विपक्ष बचा ही कितना है? नाम मात्र के लिए तो आपने विपक्ष छोड़ा है, कागज पर हम लोग हैं। अब हमारी सांसें तो आपके पास गिरवी हैं, हमारे आधे से ज्यादा नेता तो आपके दलों में हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी में 50% तो दूसरे दलों के लोग हो गए हैं, और बाकी संसद में भी जो बैठने वाले लोग हैं, टीएमसी टूट ही गई, हमारी पार्टी को तोड़ ही डाला, टीएमके को अपने बगल में बिठा ही लिया है, और भी 3-5 करके सब कर ही लोगे। जो करना है करो, कोई बात नहीं। आज ताकत आपकी है, सत्ता आपकी है, बल आपका है, लेकिन कम से कम अगर विपक्ष ये कह रहा है कि चलिए महंगाई पे चर्चा हो जाए, चलिए राम भगवान के मंदिर के दान पात्र के चोरी वाले विषय पे चर्चा हो जाए, चलिए नीट का पेपर बार बार क्यों लीक हो रहा है उस पर चर्चा हो जाए, और भी बाकी विषयों पे चर्चा हो जाए, ये इथेनॉल वाला पता नहीं कौन सा नया विवाद आ गया, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा तो भविष्य में वैज्ञानिक बताएंगे, लेकिन चलो एक चर्चा हो जाए। तो चर्चा की बात करने में हम दोषी हो गए। फिर मुलुक नागर जी, अजय आलोक जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहेंगे, देखो भैया देखो, विपक्ष वाले तो बड़े बेकार हैं, इनकी तो इच्छा ही नहीं है, इनको तो फायदा होता है सदन। बताइए, विपक्ष मर रहा है, घुट रहा है, और विपक्ष कोई फायदा होगा हंगामा करने से? ठीक, मैं अजय लोग आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक रिएक्शन धीरेन्द्र जी से, क्या आपने विपक्ष का क्या हल कर दिया? आनंद दुबे जी की आप सुनिए ना, वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या हल कर दिया आप लोगों ने ऑपोजिशन का, किसी पेपर में रह गए कह रहे हैं? विपक्ष की कितनी इज्जत हम लोग करते हैं, इसका मैं उदाहरण देता हूं। कितनी संवेदनशील सरकार है कि इन चिंताओं से, जिस चिंताओं से ये अपने आप को परेशान दिखला रहे हैं, उन चिंताओं से हमारी सरकार ने तुरंत 9 दिन के अंदर में एग्जाम को रद्द किया, सीबीआई की जांच दी, दोषी जेल में। अब उन मुद्दों का सारा समाधान मेरी सरकार ने कर दिया। अब इनके पास बचा कुछ नहीं, तो बाहर में उछल कूद मचाना चाहते हैं। ससमय री एग्जाम करवाया, परिणाम ससमय आया। 2.25 लाख करीब एससी बच्चे के घरों में आज खुशियां और मिठाइयां बट रही है उत्तीर्ण होने के बाद में। 5 लाख से ज्यादा ओबीसी बच्चों के घरों में खुशियां बट रही है, और 58% से ज्यादा बेटियां आज उस नीट एग्जाम को क्वालिफाई करके घरों में खुशियां दे रही हैं। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और अब मैं कांग्रेस पार्टी के संकेत वाले वॉकआउट पर आना चाहता हूं कि आपके संकेत को देश ने समझा, तो क्या जंतर मंतर से उसी तरह के संकेत नहीं आने चाहिए थे? दोहरा मापदंड क्यों रखते हैं? लोकतंत्र में सांकेतिक रूप से तो गांधी जी ने भी कहा था कि संकेत के लिए धरने दीजिए, पर जान देने के लिए कहा किसी संविधान ने इजाजत दिया है? आप चंदा चोरी पर चर्चा करना चाहते हैं, उससे पहले संवेदनशील सरकार ने चंदा चोरों को जेल में डाल दिया। आप उस पर सवाल करने से पहले सरकार लोगों की भावनाओं की कदर करती है। और जितने आस्था आप दिखला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर आस्थावानों का कदर इस सरकार ने किया। आप उसको भी सदन के अंदर में चूंकि कार्रवाई हो चुकी है, उस पर नियम संगत आप चर्चा न करके सड़क पे आप आंदोलन करके और नैरेटिव चलाना चाहते हैं। भैया, जनता के मुद्दों पर चर्चा करिए। फर्स्ट टाइमर सांसद जीत करके सभी दलों के आए हैं, हर कोई जाके वायनाड से लड़ लेगा, इतनी बड़ी नाम वाले नेता नहीं है। पहली बार जो संसद में जीत करके आए, उन्हें बोलने का मौका नहीं देना, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करना है? और 10 जनपद की चर्चा हुई कि लोकतंत्र वहां से मजबूत होता है। अरे लोकतंत्र को सबसे कमजोर करने का कोई अगर केंद्र इस देश में रहा है तो कांग्रेस रहा है। 90 से 91 चुनी हुई सरकारों को गिराने का रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है। आज वो लोकतंत्र कैसे मजबूत कर रहा है मुझे पता नहीं। आनंद दुबे जी, 20 सेकंड में अपनी बात रखी, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। राजू जी,
आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप तो बहुत अनुभवी नेता हैं। आप एक बात बताइए कि जनता के मुद्दे क्या हैं, किस पर हम लोग चर्चा करें। आप एक ड्राफ्ट बनाकर हमें दीजिए कि भाई ये जनता के मुद्दे हैं, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। हम लोग भी तो आश्चर्यचकित हैं कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या सचमुच जनता के ही मुद्दे हैं या किसी और ग्रह के मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं। आप हमें एक ड्राफ्ट दीजिए, हम उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे। आप कहेंगे महंगाई नहीं, हम लोग नहीं उठाएंगे। आप कहेंगे भैया अच्छे दिन नहीं आ गए, हम लोग कहेंगे आ गए। आप कहेंगे भैया डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे, हम कहेंगे नहीं आए हैं। जो आप कहेंगे हम वही मुद्दे उठाएंगे भाई, लेकिन आपके साथ रहेंगे। इस देश को मजबूती बनाने में आपका साथ देंगे। सिर्फ 10 सेकंड बोले, फिर दूसरे में। आनंद जी, आपके मुद्दे कोई दूसरे नहीं है, के मुद्दे पूर्वाग्रह के हैं। इस सरकार को आप बिल्कुल नहीं इस तरह से देखना चाहते हैं कि जनता के भले की बात सोचे, डिलिमिटेशन हो, सांसदों की संख्या बढ़े, महिलाओं को अधिकार मिले। क्यों आप इन सब चीजों को से दूर रखना चाहते हैं? क्यों नहीं आप नारी बंधन नियम अधिनियम को चाहते हैं कि वो लागू हो? क्यों नहीं प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? क्यों नहीं समाज की बात संसद में उठनी चाहिए? क्यों नारियों का अवसर को आप रोकना चाहते हैं? इन मुद्दों पर आइए, बहस करिए। ये इस पर सुरेंद्र जी मैं आप चाहता हूं कि इस पर आप भी जवाब दें कि वो ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिले, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि परिसीमन हो। परिस्थितियां समय समय पर बदलती हैं तो उसके हिसाब से चीजें बदलनी भी तो चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि नारी बंधन अधिनियम तो 2023 में पास हो चुका है। नारी बंधन अधिनियम के तो विरोधी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। हमने तो 2023 में ही कहा था कि 2024 में लागू कर दो। आज की डेट में अगर 545 की संसद में 1/3 महिला सांसद नहीं है तो इसका पाप भारतीय जनता पार्टी के सर पर है और उनके सहयोगियों के सर पर है। हमने तो उसी समय कहा था नारी बंधन अधिनियम के नाम पर जो आप परिसीमन का खेला करना चाहते हैं बिना जाति जनगणना के, वो हम नहीं होने देंगे, ये हमारा मानना है। नारी बंधन तो पहले से ही सर्वदलीय पास हो चुका था। मैं इसी पर एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप कैसे रोकेंगे अगर सरकार ले आती है? मतलब क्या आप इतने मजबूत हैं? क्या वो नंबर आपके साथ हैं? क्योंकि डीएमके भी आपसे नाराज है, तो क्या आप हैं, आपके पास उतने नंबर हैं कि आप रोक सकें सरकार को? 100% हमारे पास नंबर हैं। सब लोग इस चीज को जानते हैं। हमारे हमारे इंडिया गठबंधन में अगर डीएमके है या नहीं है, लेकिन ये हमसे बड़ा सवाल डीएमके का है और डीएमके इस चीज को कह चुका है। जब 23 दलों ने चिट्ठियां लिखी थी सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को, तो डीएमके ने भी वो चिट्ठी लिखी थी। डीएमके लोकतंत्र के साथ है। आज की डेट में इंडिया गठबंधन में नहीं है, कुछ नाराजगी है, कल की डेट में आ जाएंगे। नंबर 1, हमारे पास पूरा बहुमत। अब आप आ जाइए, मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। 2-3 चीजें इन्होंने कही। मलूक भाई बहुत बढ़िया सांसद रहे, हम लोगों के साथी भी हैं। हम तो गर्व से कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं है हमको जानने वाला कहते हैं या दोस्त कहते हैं, ये जाने। लेकिन मलूक भाई ये जरा पूछ के बताना भाजपा से कि भाजपा के कितने सांसदों ने ईमेल किया है। हमने तो 90 लोगों ने किया है। हमारे सुन लीजिए, 90 ने, और अगर आप 200 की आप ला करके देते, मैं 90 की दे देता हूं। आप बता दो कितने भाजपा के, क्योंकि भाजपा के सांसदों को तो प्रश्न पूछने की इजाजत ही नहीं है। वहां पर तो खाता ना भाई, जो मोदी चचा कहे वो सही। एक नहीं किया है भाजपा के आदमी ने, क्या नाम, प्रश्न बात करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए धीरेन्द्र भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लोकतंत्र को कांग्रेस ने खराब किया, सोनिया जी ने खराब किया। जब रामविलास पासवान जी हमारे साथ थे धीरेन्द्र भाई, तब क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही थी? आप चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपका नेता गद्दार था लोकतंत्र का? स्वर्गीय रामविलास पासवान को गाली देना चाहते हैं आप? स्वर्गीय रामविलास पासवान कितने समय तक हमारे साथ थे केंद्र में मंत्री? जरा बताइए। आज की डेट में जो आदमी इस तरीके की बात करे, उसे कम से कम अपने स्वर्गीय नेता को तो ध्यान में रख ही लेना चाहिए। तो ये राहत देने वाली जो बातें आप कर रहे हैं ना राजीव, ठीक है ना? मैं जवाब दूंगा धीरेन्द्र जी और मलूक जी, मैं देख लिया, मैं आऊंगा, दोनों के पास भी आ रहा हूं। मैं अजय जी आपके पास क्योंकि आपको क्षमा मांगनी होगी स्वर्गीय रामविलास पासवान से, क्योंकि आपने रामविलास पासवान की लोकतांत्रिक उसको गाली दी है आज की डेट में। आपने मूल रूप से चिराग पासवान के पिताजी को ही नहीं, अपने नेता को गाली दी है। ठीक है धीरेन्द्र जी, जब आपसे 20 सेकंड में खत्म करेगा। कर रही थी तो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, उसी छात्र आंदोलन के आज जितने भी पार्टियों के नेता उसी से उपजे हुए लोग हैं।
कांग्रेस का जिस तरह से काला अध्याय लिखा है अरे लोकतंत्र के इतिहास में, सरकार में उसके काहे थे इस लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस के साथ में? आप कहते हो, बात कर रहे हो, हमारे साथ मंत्री रहे, हमारे साथ मलाई चाटी, और उसके बाद उसी रामविलास पासवान को गाली दे रहे हो। रामविलास पासवान जी टेक्निकल इशू भी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, फिर व्यक्तिगत नहीं जाते हैं। धीरेन्द्र जी, कुछ टेक्निकल इशू भी है, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, मैं आपके पास लौटता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, मतलब ऑपोजिशन कह रहा है कि हम तैयार हैं, हमारे सवाल भी तैयार हैं। 90 चलिए मलूक नगर जी, हाँ बोलिए। काउंटर जी, एक तो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 100% एनडीए का एक भी एमपी ऐसा नहीं है जिसने क्वेश्चन ना डाले हों, और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के दिखा दें अगर आधे भी हों तो हम मान जाएं कि वाकई ये विपक्ष। वो तो कह रहे हैं कि 90 तो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। दोस्त मानते हैं, सुनो ये कह रहे हैं कि दोस्त मानते हैं या जानने वाले मानते हैं। समय तारीख सुनो आप तय कर लो। जवाब 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 ले, जवाब ले, जवाब ले, जवाब लेके आता हूं। जवाब ले, 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 जवाब ले। व्यक्तिगत स्तर पे आप हमारे दोस्त हैं, पर पार्टी स्तर पे विचारधारा आपकी कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई है। इसीलिए सहारनपुर का सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी में कौन बढ़िया कैंडिडेट है आने वाले समय के लिए, इनकी बात करते हैं। और जहां तक राजकुमार सुरेंद्र भाई आप बात कर रहे हैं ना मलूक भाई, संसद में, आखिर सुनो भाई, राजीव 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 रोको, राजीव राजीव सुरेंद्र जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, पूरा समय दोनों को दिया। हाँ 10 सेकंड में कंप्लीट करें, बहुत देर से नहीं गया मैं। हाँ देखिए, जहां तक बात है इनका परिसीमन पे विरोध करने का, 147 करोड़ लोगों में से 73.5 करोड़ में से 283 लेडीज को अगर हम लोग देश की संसद या विधानसभाओं में उसी अनुपातिक तौर में लाना चाहते हैं, तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसका सबसे बड़ी परिवार गांधी परिवार, 2 लेडीज और दोनों की दोनों एमपी, और 173 करोड़ 73 करोड़ में से 283 आ जाए, ये नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? देश की सारी लेडीज देख रही हैं, समझ रही हैं, की चाहत से पहले ठीक है सर, आपकी बात आ गई। डॉक्टर अजय लोग, तो तुम्हें ऑपोजिशन की चाहत एक तरफ, लेकिन क्या आप लाना चाह रहे हैं इस बार परिसीमन? क्या महिला बिल इस बार भी आएगा? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं ना कि विपक्ष ने पिछली बार गलत नियत, गलत मंशा से ये बिल गिरा दिया, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम इस बिल को लाएंगे। अब ये अभी आता है, कभी आता है, जब पार्लियामेंट चलने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा और इनकी प्रतिबद्धता भी आ जाएगी कि महिलाओं के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। और बाय द वे आनंद जी, आपको एक बात बता दूं, बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने जब शिवसेना बनाई 20 साल तक कभी सत्ता में नहीं थे, कभी ये नहीं कहा कि हम मरे हुए हैं। लगातार कांग्रेस से संघर्ष करते रहे, कहा कि कांग्रेस के साथ मिलना हुआ तो दुकान बंद कर दूंगा। अब बाला साहब के सब आदर्शों को भूल के हम मरे हुए हैं, कागजों पे सिमट गए, हमें छोड़ दो। असहाय और निरीह प्राणियों की राजनीति में जगह नहीं होती है। और दूसरी बात, ये सोनम वांगचुक पे ज्ञान दे रहे थे भाई साहब, दोनों समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। मैं एक चिट्ठी दे रहा हूं, आपके दर्शक इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ले, डेटेड 28/2/2007। हमारी सरकार नहीं थी, ना केंद्र में ना ले में। सुनिएगा सुरेंद्र भाई, हमारी सरकार नहीं थी, आप ही की थी। नोटिस आपने भेजा था सोनम वांगचुक को कि आपने 200 से ज्यादा करनाल जमीन आपने सरकार की मार रखी है। दूसरा नोटिस था, यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग प्रोविजंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट बाय मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जिसका बिल आने वाला है। अब देखिए कितना छटपटा रहे हैं ये लोग इस बिल पे। तीसरा, उन्होंने साफ लिखा, यू हैव बीन conniving in anti-national connection in China and other places which have been or may be exploited for anti-national activities। ये सोनम वांगचुक को डिप्टी कमिश्नर ऑफ ले ने नोटिस भेजा था कांग्रेस की सरकार ने। और आज सोनम वांगचुक इनके दिल के प्रिय हो गए। दोगलाई इसको कहते हैं विशुद्ध रूप से। 2007 का देशद्रोही आज का देशभक्त नहीं हो जाता है, जो सबको उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाने पहुंच गए जंतर मंतर। अरे एजेंडा पे आप लोग चल रहे हैं, मुद्दा आपके पास खत्म हो चुका है, कोई बात करने को नहीं है। गोलको शिफ्ट कर रहे हैं। जातीय जनगणना का एक मिनट जरूरी है ये। मुझे ये बताइए, परिसीमन और जातीय जनगणना का क्या संबंध है भाई साहब? परिसीमन तो चल ही रहा है, अब पूरा होगा। जातीय जनगणना का, इकोनॉमिक जनगणना सब कुछ होगा।
परिसीमन और जातीय जनगणना को जोड़ने का क्या मतलब है? ठीक है, गोलपोस्ट शिफ्ट करते हैं, गोलपोस्ट ये कहिए ना। ठीक है, कि ठीक है। 280 सर समय का महिलाएं बने आ तो जाएंगी, आपने सबकी तरफ तो इशारा कर दिया। देखिए होता है, सबकी उंगलियां दर्द उठी हुई हैं, होता है। मैं एक एक करके सबसे रिएक्शन अजय लेता हूं। आलोक नहीं, ने- हाँ, राजू जी। आनंद दुबे जी आप पहले राजू बोल जी, दीजिए। हाँ, राजू जी, अजय आलोक ने सीधा प्रहार किया कि अरे बाला साहब जी की पार्टी में तो सब शेर थे, ये मरे मरे की बात करते हैं। दो प्रकार का मारना होता है राजू जी, एक तोप में बांध के हमें उड़ा दीजिए, हमें दिखता है कि हमें कोई मार रहा है, और एक हमें चोरी से जहर पिला के मार दीजिए। तो ये जो जहर अरे पिला अपनी के आप विचारधारा मारते हो को ना, छोड़ने का बड़ा नतीजा ये तकलीफ होता है, देता सत्ता की इनका लालच में हालत आके। तो ये है सत्ता की लालच में जो कांग्रेस कर की रहे गोद थे में बैठ हमारे गए। कत्ल की तैयारी, बाबर राजू जी, बाबर औरंगजेब का नाम राजू जी, जपने लगे। राजू जी इनको शांत कराइए यार, तो ये यही हाल होता है। अरे बाप रे, ये तो टेप रिकॉर्डर रुकता ही नहीं है, ये टेप रिकॉर्डर को आनंद रोक जी, दीजिए। जब आदमी अपने राजू जी, विचारधारा से जो भटकता कर है रहे ना, तो थे ऐसे ही हमारे हाल होता है। अजय जी की प्लीज, तैयारी, समय का मैंने सबको और जब हम इनके पास मैं आपके पास भी पहुंचे, लौटूंगा राजू आशुतोष जी और, जो सुरेश कर जी। रहे थे, हाँ, जो कर रहे थे हमारे कत्ल की तैयारी, जब हम इनके पास पहुंचे तो ये कह रहे हैं बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। धन्य हो यार, तुम लोगों की ऐसी शुभकामनाओं से तो हम लोगों की तबीयत खराब हो गई है। मत करो, मत दो ऐसी कड़वी दवाई, और मत करो हमारी भलाई। ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो, 29 के बाद ठीक है। हो जाएगी आपकी सफाई। ठीक है। हमसे आशुतोष जी, आशुतोष। राजीव जी देखिए, मैं समय की बात कर रहे थे और कौन कौन संसद नहीं चलने जा रहा, मैं अभी एक रिकॉर्ड देख रहा था। जब 14वीं और 15वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो जो सांकेतिक या वॉकआउट के काम थे, 2005 में कैश फॉर क्वेरी पे वॉकआउट कर गई, 2006 में राजनाथ सिंह की गिरफ्तारी पे वॉकआउट कर गई, 2012 में कोयला घोटाले मसले पे वॉकआउट कर गई, 2013 में सांसदों के नामांकन पे वॉकआउट कर गई, और कुल टोटल टाइम का 40% बर्बाद कर दिया विपक्ष में। अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो विपक्ष में 16वीं लोकसभा में 21% बर्बाद किया था, 17वीं में 23%, और अभी जो 18वीं लोकसभा है उसमें मात्र 28% हुआ है। तो कौन संसद नहीं चलने दे रहा है, वो उसकी बात अभी क्लियर हो गई है। अभी मेरे दोस्त अजय आलोक कह रहे थे कि डीलिमिटेशन और जातीय जनगणना का क्या अंतर है। हाँ। अरे भाई, पहले आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट पढ़िए 2024 में, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है ये अधिनियम तभी लागू होगा जब जनगणना हो जाएगी, और जनगणना के बाद डीलिमिटेशन हो जाएगा। अब आप संशोधन लाने जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना का कब तक पहले गुरुदेव, पढ़िए, पढ़ के जनगणना का आइए। संविधान निर्धारित है, आप पूरा सरकार में पूरा पढ़ के बिना आया पढ़े कीजिए नहीं आशुतोष जी। नहीं, मजाक मैं ठीक है, होता है, प्लीज, पूरा पढ़ के उनको आया कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट जनगणना कंप्लीट का कर समय निश्चित है कि इस सीमा में हो जाएगा। सरकार का मजाक उड़ रहा है, जाति जनगणना से भागिए नहीं, पूरा पढ़ के आया कीजिए। आप सरकार है इस समय, ऐसे मजाक करने बैठिए मत यहाँ पर। पूरा एक्ट पढ़िए क्या है। अरे मेरे फिर संशोधन सनातनी क्या लेकर आ समाजवादी, रहे हैं, मेरी बात और फिर सुनिए। करने क्या जा रहे हैं। मेरे सनातनी इसलिए आप समाजवादी, मजाक बात मत सुनिए उड़ाइए। पहले, पूरा पढ़ के आप जातीय लोग आया जनगणना कीजिए। के बारे में समझिए, वो ठीक पूरा है, पढ़ आप के आप करना लोग नहीं आया चाहते कीजिए, हो, समझे ना। तो पढ़ा जातीय कीजिए जनगणना हो जनगणना रही के है, बारे में, हो रही है, और तो तब भाग जाके चले, बैठा पता कीजिए चल विपक्ष से जाएगा कि बात कितने करने से। जाति, कितनी जातीय पिछड़ी जनगणना जातियों से को अभी तक डरिए लाभ नहीं। मिला ही नहीं। ये पिछड़े और खाली दलित यादव समाज के अल्पसंख्यक, नाम पे एक ये परिवार लाभ लेकर पीडीए, बैठा हुआ है। ये पीडीए यूपी ही और आपको बिहार में। खत्म कर देगा। इतना मत घबराइए पीडीए से, ये अरे पीडीए ही आपकी पीडीएफ सरकार है ही गिराएंगे। नहीं, आप है अरे पक्का ऐसी धूर्त आदमी। मनुवादी सोच कब तक आपका चलेगी? पीडीएफ पक्का धूर्त आदमी, जो आप लोग हैं, कब तक मनुवादी पक्का है, कैसी धूर्त चाल आदमी है। सरकार एक चलाएगी? एक आपका एक एक पीडीए यही है। पिछड़ों से आप लड़ते रहोगे। समाजवादी 20 सेकंड में पार्टी कंप्लीट जो करेगा पक्का आशुतोष जी। आदमी है, वही फिर मैं पीडीए सुरेंद्र जी आपकी उंगली भी देख रहा हूं, मलूक जी आऊंगा आपके पास भी। आपकी हाँ। सरकार गिराएंगे, दलित आपकी सरकार गिराएंगे, अल्पसंख्यक आपकी सरकार गिराएंगे। आप तैयार नहीं कीजिए और पढ़ है। के आया कीजिए, तब बैठा कीजिए। सपना देखने में, सपने ठीक देखने है, में कोई हर्ज नहीं, नहीं। सुरेंद्र जी आप भी कुछ इसमें 50 ऐड करना का चाह रहे आजादी पार हैं? मैं करेंगे अजय उत्तर एक साथ ही प्रदेश। ले लूंगा ना जवाब, एक साथ आपसे जवाब लूंगा। हाँ, सुरेंद्र जी आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? दो तीन चीजें। अभी तो धीरेन्द्र भाई को अगर ये सांसद बना देते रामविलास पासवान की पार्टी से, तो हम कहते परिवारवादी नहीं है। अरे खुद चाचा, ताऊ, जीजा, साला, सास, सबको तो आप सांसद बनाए हो और एमएलए बनाए हो, और रामविलास पासवान की पार्टी और कह रहे हो परिवारवाद पे आप समाजवादी पार्टी को आरोप लगा रहे। शर्म की बात है धीरेन्द्र भाई, आपको अगर सांसद बना देते तो हमें दिक्कत नहीं थी, हम अच्छा लगता। दूसरी बात, आप अजय आलोक जी 2007 डिप्टी, अरे कितने दोगले लोग हैं भाई ये लोग। एक डिप्टी कमिश्नर को कह रहे हैं कि ये सरकार है,
आज की डेट में डिप्टी कमिश्नर को तो छोड़ दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो चाइना का एजेंट है, पाकिस्तान। शर्म नहीं आती इन लोगों को? उसी चाइना के एजेंट सुरेंद्र और जी, उसी वो तो पाकिस्तान आपसे जो भाजपा सपोर्ट मांग रहे कहती थे ना, है, आप तो नहीं उसी गए, एजेंट आप उसी जंतर एजेंट मंतर तो नहीं गए। अरे सुनो यार, आप सुनिए ना, नहीं, मेरी सवाल बात तो है सुनिए। नहीं, आप जंतर मंतर जाके सपोर्ट तो नहीं दे रहे अलग उनको। विषय है, अच्छा, आप इस पर आइए ना। काहे को दाएं बाएं, काहे दाएं बाएं जा रहे हैं? अब परेशानी क्यों हो रही है कि जब आप पैसा खुद भेज रहे हैं जिस ना। आदमी को कहते हो और उसी आदमी का साथ लेते हो, उसी आदमी को नरेंद्र मोदी गलबैया करते हैं, उसी आदमी को अमित शाह गलबैया करते हैं, वही आदमी आपके साथ खड़ा होता है, तब तो वो विदेशी एजेंट नहीं होता। आज की डेट में जिस तरीके की आप अमानवीय हरकत कर रहे हो, ये अमानवीय हरकत किसी के भी साथ होगी, भले ही हमारा दुश्मन है, कल की डेट में अमानवीय हरकत अगर नरेंद्र मोदी के साथ होगी तो हम उसके साथ भी खड़े मिलेंगे। इस चीज को चलिए, जान वो लीजिए आप। अब ये जिस चूंकि वो तरीके अलग से अलग विषय है, नरेंद्र फिर मोदी भी आप पर भी सरेंडर आरोप कर लगता है रहे ना हैं कि बाबा रामदेव के साथ क्या, कि मैं उस पर नहीं उसके जाना चाहूंगा। सामने, ठीक है, मल्लुक नागर जी, डोनाल्ड जल्दी से ट्रंप के आप। सामने, ठीक डोनाल्ड है, ट्रंप के सामने मल्लुक हम नागर नरेंद्र जी। मोदी को भी कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को भी कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इनका सामने खड़े हो जाओ, हम रोक तुम्हारे इनको साथ। रोको ना, पहले इनको तो रोको। देखिए, अभी आशुतोष जी ने कहा कि वॉकआउट कर देते थे। वॉकआउट, सुनो, वॉकआउट करना अलग बात है और संसद ना चलने देना अलग बात है। हंगामा करके गैर मर्यादित भाषा, गैर मर्यादित एक्शन और जो अध्यक्ष जी के आसन पे जाके बिल्कुल संसद की परंपराओं को तोड़ के संसद ना चलने देना, किसानों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे, अकलियतों के मुद्दे, मुसलमानों के मुद्दे, साफ कह रहा हूं, उनको आप चाहते ही नहीं हो उनका भला हो, ताकि सरकार कुछ उनके लिए काम कर सके। या देश की संसद के आदेश पारित होकर सरकार उसे एक्शन में ला चुके। असलियत में पिछड़े, दलित, किसान, अकलियत सबके खिलाफ काम करोगे आप अगर संसद नहीं चलने दे रहे। कल 11:02 पे पता लग जाएगा। मल्लुक जी, चूंकि आप तो गठबंधन में है, मैं आपको एक बार टीएमसी में रखता हूं कि मान लीजिए कि अगर यही चीज आपके सांसदों के साथ होती, वो बागी होते, एक दूसरे गुट में जुड़ जाते और उनको इस तरह से बुलाया जाता, आमंत्रित किया जाता, जबकि मामला पेंडिंग है, आपको कैसा लगता है? क्या ये चिढ़ाने वाला कदम है या नहीं? आप चिढ़ते कि नहीं? व्यवहार में खुशियां मनाते व्यवहार हैं, में दो चीजें तब आती मलुक हैं, जी एक होली व्यवहार- दिवाली मनाते नहीं, हैं। उनको जवाब दे। इनको रोको, मल्लुक नागर जी, बिल्कुल सीधा सवाल है। रोको 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 रोको। एक दो उधार चीजें की राज्यसभा आती हैं, में एक बागी कौन व्यावहारिक, होता है? एक संवैधानिक। टोको नहीं टोको, व्यावहारिक और संवैधानिक। नहीं, देखो, इन्हें टोको पता है नहीं। कि मैं इन्हें पता है मैं बजाऊंगा इनको, इसलिए कूद रहे बीच में। व्यावहारिक और संवैधानिक। व्यवहार में जब देश की जनता को लगता है हमारे लिए आप कुछ काम नहीं खुशियां कर रहे, मनाते। देश की जनता ने जो बदलाव जो पश्चिम बंगाल में करा तो सांसदों ने भी करा, व्यवहारिक में साफ। और संवैधानिक, जो संविधान की क्लॉज 10 के पैरा 4 के अनुसार 2/3 अगर आ रहे हैं तो संवैधानिक है। चिढ़ते क्यों है, लड़ते क्यों है, रोते क्यों है? ये देश के संविधान से चलो, लेकिन अभी फैसला नहीं आया ना। अगर संवैधानिक है भी, फैसला तो आया नहीं। दलितों के लिए काम करो। ये बलजबरी कहते हैं नहीं हुआ इसको, जाता है। अतिक्रमण कहते हैं इसलिए इसको, भाग लेते अपहरण हैं। कहते हैं इसको, तानाशाही कहते हैं इसको, अहंकार कहते हैं इसको। ठीक है, किसी के घर में जाके ताका झाकी मत किया करो, धीरेन्द्र जी, डकैती मत ठीक है, डाला मैं करो। आनंद जी आपके पास लौटूंगा। धीरेन्द्र जी बहुत देर के बाद जुड़े हैं फिर से हमारे साथ। धीरेन्द्र जी, बहुत सवाल थे आपकी तरफ। अपनी नाकाबिलियत को ये स्वीकार कैसे करें कि इनकी पार्टी बेकार हो ठीक चुकी है, है। ये पार्टी धीरेन्द्र जी को सुन लेते हैं। धीरेन्द्र जी, जो सवाल मैंने मलूक जी से पूछा था, यही सवाल आपसे भी, कि मतलब आपकी पार्टी में भी हमने एक बार टूट देखी है। मतलब आप अपने आप को रखिए ना वहां पर कि आपको छोड़कर, आपको चिढ़ा कर गए हैं और उसके बाद सामने वाला आपको इस तरह से चिढ़ाए, तो क्या मतलब ये कष्ट देने वाला नहीं है? और क्या मंशा पर सवाल नहीं खड़े करता कि आप नहीं चाहते हैं कि चीजें स्मूथली चले मानसून? राजीव जी मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन सुरेंद्र भाई बड़े विद्वान है, पहले तो मैं उनके सवालों का जवाब दे दूं, चूंकि नहीं दूंगा तो ये बेताल की तरह चढ़े रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपने रामविलास पासवान जी की चर्चा करी, आपने जब काले ये किए थे लोकतंत्र के हत्या, वो काला दिन रामविलास पासवान जी स्वर्गीय मेरे नेता, संस्थापक और तमाम आज के नेता
सभी लोग आपके खिलाफ में सड़कों पर थे और व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई थी, और आप लोगों ने ना सिर्फ रामविलास पासवान जी का विरोध किया बल्कि बाबा साहेब का भी विरोध किया। संविधान आज हाथ में लेकर के चलते हैं, लेकिन उन्हें भारत रत्न देने तक का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार सरकार में हमारे साथ थे, वही रामविलास पासवान वहां पर नहीं जाते उनके आंसू पोंछने। पासी पासवानों के साथ जुर्म कर रहे हैं सपा के गुंडे, आप उनके साथ वहां पर बैठ के कौन सा सामाजिक न्याय की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं मेरे भाई? आप देखिए जिस तरह से कब लोकतंत्र को देखिए, मुझे बोलने दें सुरेंद्र भाई मुझे बोलने दें। सुरेंद्र भाई आपकी मैं इज्जत करता हूँ, मुझे बोलने दें। आप जिस तरह से लोकतंत्र बचाने की दुहाई कांग्रेस पार्टी देती है, कांग्रेस ने 90-91 बार चुनी हुई सरकारों को गिराई और 91 बार से देखिए प्रकृति की विडंबना, 100 बार से ज्यादा चुनाव आप लोग हार चुके हैं। लोकतंत्र की इज्जत करिए। ठीक है सर, धीरेन्द्र जी चूंकि समय कम है, अजय आलोक, मैं अपने अंतिम सवाल आपसे है कि भाई क्या आप ऑपोजिशन के सवालों को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हैं विपक्ष के सवालों का, और सवालों का जवाब भी देंगे। बस सवाल का जवाब सुनने के लिए ये रहे, भाग नहीं जाए जैसे हमेशा भाग जाते हैं। हर मुद्दे पे जब जवाब देने की बारी आती है तो भाग जाते हैं सदन छोड़ के। मैं 2-3 बात बताता हूं। सुरेंद्र भाई आपकी मेमोरी लगता है थोड़ी कमजोर हो रही है। रामविलास पासवान जी को आपने मंत्री बनाया 2004 से लेकर 9 तक। 9 का वो चुनाव हार गए, आपने मंत्री नहीं बनाया, उनका बेइज्जती किया। लालू जी ने राज्यसभा भेजा, तब भी आपने मंत्री नहीं बनाया। लगातार तिरस्कृत होने के बाद, सोनिया गांधी से समय नहीं मिलने के बाद, तब उन्होंने यूपीए छोड़ा और एनडीए ज्वाइन किया। ये रिफ्रेश करवा रहा हूं 12, 13, 14 को। इसलिए रामविलास पासवान की तो कीजिए मत कि आपने 10 साल मंत्री बनाया, एहसान नहीं किया। मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, मैं अब इतनी ही इजाजत दे रहा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। बहरहाल विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक तो बुला ली गई है, लेकिन क्या वो विश्वास कल दिखाई देगा? सबकी निगाहें रहेंगी कल जब 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी।